अपराधी का परिसाक्ष्य। टेस्टामेनी ऑफ एक्म्प्लाइज। सह अपराधी। सह अपराधी का साक्ष्य, परिसाक्ष्य। सह अपराधी का मतलब तो समझते हो ना आप। सह अपराधी किसको कहते हैं? सह अपराधी का परिसाक्ष्य। नमस्कार, सिमरदा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साक्ष्य विधि में धारा 133 सह अपराधी। सह अपराधी का क्या परिसाक्ष्य है, कैसे सह अपराधी के बारे में प्रावधान किए गए एविडेंस एक्ट के तहत हम उसको देखेंगे। सह अपराधी एक्म्प्लाइज। सह अपराधी का अगर सामान्य से हम बात करें तो सह अपराधी का मतलब है कि अपराध में जो सह अभियुक्त है, यानी ए और बी दोनों ने मिलकर के अपराध किया है। ए और बी दोनों ही क्या है? अभियुक्त है। ए और बी दोनों ने मिलकर के कोई अपराध किया है तो ए और बी दोनों ही क्या है? सह अपराधी है, यानी एक ही अपराध को करने में दोनों ही अभियुक्त है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाएगा? सह अपराधी कहा जाएगा। यानी एक दूसरे के प्रति ये सह अपराधी के रूप में जाने जाएंगे। भाई ए का सह अपराधी कौन है? बी, और बी का सह अपराधी कौन है? ए। तो ये सह अपराधी होता है। इस सह अपराधी की परिसाक्ष्य को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं धारा 133 के तहत, हम उन पर चर्चा करेंगे। धारा 133 क्या है? सह अपराधी के बारे में क्या प्रावधान है? धारा 133 ये कहती है कि सह अपराधी, मैं लिख देता हूं यहां, सह अपराधी, सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। सक्षम साक्षी होगा। कौन? अभियुक्त के विरुद्ध सह अपराधी है वो क्या होगा? सक्षम साक्षी होगा। और कोई दोष सिद्धि, और कोई दोष सिद्धि, और कोई दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन केवल इसलिए अवैध नहीं है, केवल इसलिए अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी, कि वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है। परिसाक्ष्य के आधार पर की गई। अब एक चीज आपने अगर सुनी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आपने ऐसा सुना है कि सरकारी गवाह बना दिया। सरकारी गवाह का नाम सुना है क्या आपने कभी? भाई ये तो था, तो सुना है ना? ए और बी या सी तीनों ने मिलकर के कोई अपराध किया और ये तीनों ही अभियुक्त है। ए भी अभियुक्त है, बी भी है और सी भी, तीनों ही अभियुक्त है। लेकिन इन तीनों में से सी के बारे में ये बात हो गई कि तू इनके विरुद्ध साक्ष्य देना, तू इन ए और बी के विरुद्ध साक्ष्य देना, तेरा कुछ नहीं होगा, यानी तू बच जाएगा, तुझे हम बचा लेंगे, पर तू ए और बी के विरुद्ध साक्ष्य दे दे। ये इस आश्वासन पर कि मैं बच जाऊंगा, ये सरकार का गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। यानी ये
अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य देता है, किसके विरुद्ध? इन अपने सह अपराधियों के विरुद्ध। तो क्या ये अपराधी है सह अपराधी, और वो अब क्या बन चुका है? सरकारी गवाह बन चुका है या साक्षी बन चुका है सरकार का, और वो अपराधी अब इनके विरुद्ध साक्ष्य देता है। तो क्या ऐसे इन्हीं के साथ वाले अपराधी के साक्ष्य के आधार पर क्या इस ए और बी को दोष सिद्ध किया जा सकता है? क्या इसकी साक्ष्य इतनी महत्व रखती है कि साथ वाला अपराधी ही इनके विरुद्ध साक्ष्य देकर के इनको जेल पहुंचा सकता है, इनको दोष सिद्ध करवा सकता है? तो इसकी जो परिसाक्ष्य है, ये कौन है? ये सह अपराधी है। इस सह अपराधी की परिसाक्ष्य की वैल्यू क्या है? इस सह अपराधी के परिसाक्ष्य की वैल्यू क्या है, वो इस धारा में बताई गई है। ये कहते हैं कि अगर ऐसा सह अपराधी इन अपने साथ वाले अपराधियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य देता है, तो ऐसी साक्ष्य को क्या माना जाएगा? असंपुष्ट साक्ष्य माना जाएगा। कौन सी साक्ष्य? असंपुष्ट। यानी इन इसके साक्ष्य, केवल इसके साक्ष्य के आधार पर इनको दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा, बल्कि इसने तो जो कहा है वो कहा ही है, इसके साथ साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अन्य साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर इसके साक्ष्य को अगर पुष्टि की जाती है किसी अन्य साक्ष्य के द्वारा, तो ही इन अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अब ये धारा ये कहती है कि अगर कोई ऐसा सह अपराधी अपने साथ वाले अपराधियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य देता है, तो वो, और ऐसी साक्ष्य के आधार पर अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है, तो ऐसी दोष सिद्धि अवैध नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? ऐसी दोष सिद्धि अवैध नहीं मानी जाएगी, केवल इस आधार पर कि ऐसी साक्ष्य किसने दी है? सह अपराधी ने दी है। और ऐसी सह अपराधी की साक्ष्य क्या मानी जाती है? असंपुष्ट साक्ष्य मानी जाती है। यानी केवल ये तो कहेगा ही, इसने तो पता ही है बात का भी क्या हुआ है, ये तो अपने बचाव के लिए इनका नाम ले देगा। तो क्या केवल ऐसे अपराधी, इसकी साक्ष्य इतनी विश्वसनीय हो सकती है क्या कि इसके साक्ष्य के आधार पर इनको दोष सिद्ध कर दे? क्योंकि प्राकृतिक नियम तो ये कहता है कि भाई ये भी तो अभियुक्त ही है, और अभियुक्त अपने बचने के चक्कर में दूसरे का नाम ले सकता है, तो इसके साक्ष्य पर तो इतना ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता। तो इसके साक्ष्य के साथ साथ और भी साक्ष्य आए जो इसकी बात की पुष्टि करती है, तो ही इनको दोष सिद्ध किया जाता है। पर धारा 133 ये कहती है कि अगर साथ वाला अपराधी भी साक्ष्य दे देता है अपने साथियों के विरुद्ध, तो केवल दोष सिद्धि इस कारण से अवैध नहीं होगी कि भाई ऐसा सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। ठीक है, अब देखो आगे सह अपराधी की अगर हम परिभाषा की बात करें, सह अपराधी क्या है, तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि सह अपराधी कौन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको हम सह अपराधी कहेंगे। तो सह अपराधी वो व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर का हिस्सेदार होता है। क्या होता है? अपराध करने में बराबर उनके साथ रहता है। जैसे ए बी सी तीनों ने मिलकर के अपराध किया, तो तीनों ही एक दूसरे के विरुद्ध क्या कहलाएंगे? सह अपराधी कहलाएंगे, क्योंकि तीनों ही बराबर के बराबर बराबर इन्होंने कार्य किया, इसलिए तीनों ही सह अपराधी है। सह अपराधी शब्द में अपराध में साथ साथ दोषी होना विदित होता है। सह अपराधी शब्द है, उससे ये जानकारी मिलती है, उससे ये पता चलता है कि ये सारे लोग क्या है, एक साथ इन्होंने मिलकर के अपराध किया है, इसलिए ये कौन है? सह अपराधी है। ठीक है, जहां पर गवाह यह मानता है कि वह प्रतिवादी के साथ आपराधिक कार्य कर रहा था। अब ये क्या बन गया? गवाह बन गया। मान लो सी गवाह बन जाता है, सी इस आधार पर गवाह बन गया, पुलिस ने कहा भी तुझे हम बचा लेंगे, तू उनके खिलाफ साक्ष्य दे दे। तो अब ये क्या करता है? अपने बचने के लालच में आकर के इनके विरुद्ध साक्ष्य देता है। अगर ऐसा गवाह है यह मानता है कि वह प्रतिवादी के साथ यानी इनके साथ आपराधिक कार्य कर रहा था, तो वह सह अपराधी है। ये क्या है? सह अपराधी है। घूस लेना अपराध है, और जो कोई लोक अधिकारी को घूस देने का प्रस्ताव रखता है, रिश्वत देने का प्रस्ताव रखता है, तो वो भी क्या माना जाता है? सह अपराधी माना जाता है। वे रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही क्या है? अपराध है।
तो जो रिश्वत ले रहा है वो भी अपराधी है और जो रिश्वत दे रहा है वो भी अपराधी है, और दोनों ही, लेने वाला और देने वाला दोनों ही क्या है, सह अपराधी है। दोनों ही क्या है, सह अपराधी है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, तो दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों क्या है, सह अपराधी है। तो सह अपराध में जो अपराधी है वो अपने जो अपराध करते हैं उनमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं, साथ साथ बराबर अपराध करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सह अपराधी कहा जाता है। अब सह अपराधी की क्या कोई कैटेगरी है क्या, क्या कोई इसकी श्रेणियां है क्या, तो सह अपराधी की श्रेणियां क्या है, कैटेगरी क्या है। जो सह अपराधी है उस सह अपराधी के दो तीन प्रकार से वो सह अपराधी हो सकता है। जैसे एक तो होता है सह अपराधी प्रेरक के रूप में, भाई केवल प्रेरित करता है अपराध करने के लिए, तो प्रेरक वाला हो सकता है। एक होता है सहयोगी, जो अपराध में बराबर का सहयोग करता है। एक ने तो सी केवल इसको प्रेरित किया और प्रेरित होकर के इन्होंने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, तो ये तो प्रेरक के रूप में है, तो हालांकि सह अपराधी, पर केवल कार्य इसका इतना ही था कि इसने केवल उत्प्रेरित किया था, यानी कार्य करने के लिए प्रेरित किया था, खुद ने नहीं किया लेकिन प्रेरित कर दिया, तो ये भी सह अपराधी है। एक वो व्यक्ति होता है जो जाकर के अपराध में बराबर का सहयोग करता है, अपने अपने हिसाब से वो उस अपराध में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो एक वो भी क्या होता है, सह अपराधी होता है। ये तीनों ही, सह अपराधी खुद, प्रेरक और जो सहयोगी है, वो तीनों ही क्या होते हैं, सह अपराधी होते हैं। सह अपराधी अपने साथ अन्य साथियों के साथ प्रमुख अपराधी प्रेरक अथवा सहयोगी के रूप में अपराध करने में सहायता करता है, वो सह अपराधी कहलाता है। अपराध के समय उपस्थित होना या उपस्थित न होना कोई मायने नहीं रखती, कोई भेद नहीं करती। भी प्रेरक है, केवल प्रेरित कर दिया लेकिन अपराध करते समय साथ नहीं गया, हुआ तो उसकी प्रेरणा से ही है, तो वो भी अपराधी है, वो भी क्या है, सह अपराधी माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो अपराध करने के समय वहां प्रेजेंट था या नहीं था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सह अपराधी है उसको इस एविडेंस एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी कोई डेफिनेशन यहां दी नहीं गई है, परंतु समय समय पर जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं, कई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजंस आए हैं जिनमें यह बताया गया है कि सह अपराधी होने के लिए किसी व्यक्ति को उसी अपराध को किए जाने में भाग लेना आवश्यक है। भाग चाहे प्रेरक के रूप में ले सकता है, चाहे सहयोगी के रूप में ले सकता है, या सह अपराधी के रूप में हो सकता है। तो वैसे तो सह अपराधी को डिफाइन नहीं किया गया एविडेंस एक्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजंस में ये बात कही गई है कि सह अपराधी को अपराध में भाग लेना जरूरी होता है। ऐसा भाग चाहे वो प्रेरक के रूप में ले सकता है, चाहे वो अपराध करने में सहयोग करके ले सकता है, और चाहे वो सह अपराधी हो सकता है, यानी तीनों मिलकर के बराबर कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्या माना जाएगा, सह अपराधी माना जाएगा। सामान्य नियम जो है सह अपराधी का, वो सह अपराधी को एक सक्षम गवाह माना गया है, क्योंकि ये धारा क्या करती है, ये धारा सह अपराधी के परिसाक्ष्य की बात करती है, इसलिए सह अपराधी को क्या मानता है, सह अपराधी को साक्षी के रूप में पेश किया गया है। किसके आधार पर, सह अपराधी को साक्षी के रूप में, यानी गवाह के रूप में इनके विरुद्ध साक्ष्य दिए, तो गवाह के रूप में देता है, तो सह अपराधी को क्या माना गया है, धारा 133 के तहत सक्षम साक्षी माना गया है। कौन सा साक्षी, सक्षम साक्षी माना गया है, यानी ये सह अपराधियों के विरुद्ध गवाह है, कंपिटेंट विटनेस है, सक्षम साक्षी माना जाता है, यानी इसकी साक्ष्य इन सह अपराधियों के विरुद्ध दी जा सकती है, न्यायालय उसको मान सकता है। ये अलग बात है कि न्यायालय ऐसे साक्ष्य की पुष्टि भी कर सकता है, अन्यथा अगर केवल इसके आधार पर भी अगर दोष सिद्ध कर देता तब भी दोष सिद्धि क्या नहीं मानी जाएगी, अन्य सह अपराधियों की दोष सिद्धि अवैध नहीं मानी जाएगी, केवल इस आधार पर कि ये सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध किया गया है, ये कोई आधार नहीं है कि उसकी दोष सिद्धि को अवैध मान नहीं माना जाएगा, दोष सिद्धि सही और उचित मानी जाएगी। सह अपराधी के साक्ष्य की आखिर आवश्यकताएं क्यों है, क्यों सह अपराधी की साक्ष्य की जरूरत पड़ती है,
तो हम वो चीज देखेंगे जिनके कारण इस सह अपराधी के साक्ष्य की आवश्यकता होती है। यहां तक कोई दिक्कत? सह अपराधी के साक्ष्य की आवश्यकता है। इस सह अपराधी के साक्ष्य की जरूरत क्या है? तो यहाँ ये बताया गया कि क्यों जरूरत होती है ऐसे साक्ष्य की, क्यों सह अपराधी को गवाह बनाया जाता है। सह अपराधी के साक्ष्य की क्या आवश्यकता है, इसके लिए ये अभी निर्धारित किया गया है कि सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि करने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। भाई अगर सह अपराधी के साक्ष्य के आधार पर अगर दोष सिद्धि करना है तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका होना जरूरी है, दोष सिद्धि के लिए कौन सी बातें हैं जिनका होना आवश्यक है। तो पहली बात, सह अपराधी का साक्ष्य क्या होना चाहिए? पहली बात, सह अपराधी का साक्ष्य कैसा होना चाहिए? सह अपराधी का साक्ष्य विश्वसनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, यानी ऐसे साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके ऐसा साक्ष्य होना चाहिए। जो अभियुक्त है, जो अपराध का अभियुक्त है, वो साक्ष्य दे रहा है, उसकी साक्ष्य कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी विश्वास किए जाने योग्य होनी चाहिए। तभी ऐसे साक्ष्य के आधार पर सह अपराधी को दोषी घोषित किया जा सकता है। तो पहली बात, सह अपराधी का साक्ष्य विश्वास के योग्य होना चाहिए। दूसरी बात, सह अपराधी है वो अपराध के साथ अभियुक्त का संबंध स्थापित करते हुए तात्विक विशिष्टियों में उसका साक्ष्य संपुष्ट किया जाना चाहिए। अपराध, सह अपराधी यानी अपराध के समय उस अपराधी के साथ, उस सह अपराधी के साथ इसका तात्विक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यानी वो ये बात बताएगा गवाह कि मैं भी इसके अपराध करने के समय वही था, मैंने भी ये कार्य किया है, इस बात को वो यहाँ बताएगा। तो वो अपराधी के साथ क्या करेगा? तात्विक संबंध स्थापित करेगा, तात्विक संबंध स्थापित करेगा और ऐसी विशिष्टियों में उसका साक्ष्य संपुष्ट किया जाना चाहिए। ऐसी जो बात बताएगा, वो जो विशिष्टियां बताता है, पर्टिकुलर्स जो बताता है, क्योंकि अपराधी को ही पता होता है किसी बात का, तो जो जो वो जानकारी देता है ऐसी विशिष्टियों की क्या होनी चाहिए? संपुष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संपुष्टि होनी चाहिए, यानी अन्य तथ्यों के द्वारा इसके साक्ष्य, जो इसने साक्ष्य दिया है उसकी संपुष्टि होनी चाहिए, यानी पुष्टि होनी चाहिए। भाई इसने कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, किया तो इन्होंने था, तो और जो एविडेंस आएगी उसके आधार पर इसकी साक्ष्य की विश्वास करें कि नहीं करें, ये अन्य साक्ष्यों से भी क्या माना जाएगा? ये देखा जाएगा कि क्या इसने जो कहा है वो कोई और गवाह भी कह रहा है या किसी अन्य तरीके से उस बात को प्रूव किया जा रहा है जो ये कह रहा है। अगर और तरीके से साबित हो रहा है तो इसकी साक्ष्य को क्या माना जाएगा? विश्वसनीय माना जाएगा। जब तक कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक इकबाली गवाह के साक्ष्य पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दोष सिद्धि अभिलिखित करना निरापद नहीं है। अगर जब तक इसकी पुष्टि नहीं की जाती है तब तक इकबाली गवाह है, इसको क्या कहते हैं? इकबाली गवाह भी कहते हैं। इकबाली गवाह यानी था तो ये अभियुक्त, लेकिन इसने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए क्या करता है? ये गवाह बन जाता है, ये सरकारी गवाह बन जाता है या इकबाली गवाह बन जाता है, जो अभियुक्तों के विरुद्ध बयान देने के लिए सहमत होता है। तो इस ऐसी दो सिद्धि है वो अभिलिखित करना निरापद नहीं है, यानी किया जा सकता है भले ही और साक्ष्य ना मिले तब भी। साधारण नियम यह है कि सह अपराधी के परिसाक्ष्य में संपुष्टि की आवश्यकता सदैव रहती है। सामान्य नियम तो यह कहता है कि जहां जब भी सह अपराधी कोई साक्ष्य देगा अपने साथ वाले अभियुक्तों के विरुद्ध, तो ऐसे सह अपराधी की साक्ष्य की हमेशा क्या की जानी चाहिए? संपुष्टि की जानी चाहिए, यानी अन्य तथ्यों के आधार पर उसकी संपुष्टि होनी चाहिए। सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है, यानी अब ये ट्रेंड बन चुका है कि सह अपराधी की साक्ष्य की क्या होनी चाहिए? हमेशा पुष्टि होनी चाहिए। अगर अन्य साक्ष्य से उसके कथनों की पुष्टि हो रही है तब ऐसे सह अपराधी की साक्ष्य पर किसी को दोषित किया जा सकता है। तो संपुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है। सिद्धेश्वर गांगुली वर्सेज पश्चिमी बंगाल राज्य, सिद्धेश्वर गांगुली
वर्सेज पश्चिमी बंगाल राज्य, सिद्धेश्वर गांगुली वर्सेज पश्चिमी बंगाल राज्य। इस मामले में यह कहा गया कि सह अपराधी की साक्ष्य की हमेशा पुष्टि की जानी चाहिए, तभी वो क्या मानी जाएगी, साक्ष्य मानी जाएगी। सिद्धेश्वर गांगुली वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य। संपुष्टि क्यों आवश्यक है भाई, इसकी ये कहता है कि संपुष्टि होनी चाहिए, तो संपुष्टि की आखिर आवश्यकता क्यों है, तो संपुष्टि क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है संपुष्टि। इसके लिए कहा गया है कि संपुष्टि क्यों आवश्यक है। सह अपराधी की प्रवृत्ति हमेशा क्या रहती है, अपने ऊपर से दोष हटाने की होती है। भाई सह अपराधी साक्ष्य दे रहा है कोर्ट में, तो वो ये थोड़ी कहेगा मैंने अपराध किया, वो हमेशा ये चाहता है कि मैं मेरा अपराध किसी दूसरे साथियों पर डाल दूं। तो हमेशा उसकी नेचर क्या रहती है, सह अपराधी की प्रवृत्ति हमेशा ये रहती है कि वो अपने ऊपर का जो दोष है वो हटा दे और अपने ऊपर की दोषिता को किसी दूसरे पर लादने की दृष्टि से वो हमेशा क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, यानी वो झूठ बोलता रहता है, झूठ बोल करके शपथ लेता है। इसलिए इसकी संपुष्टि की जानी जरूरी है, एक नंबर बात। दूसरी, अपराध में एक सहयोगी होने के कारण, क्योंकि सह अपराधी ने भी तो अपराध किया था, वो भी अपराध में एक सहयोगी था, तो सह अपराधी अपराध में एक सहयोगी होने के कारण इस बात की हमेशा अधिक संभावना बनी रहती है कि वह शपथ की पवित्रता की अवहेलना कर सकता है। यानी वो शपथ लेगा और शपथ लेकर के शपथ की जो पवित्रता है, यानी मैं सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, इस पवित्रता को वो क्या कर सकता है, गलत साबित कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है शपथ लेकर के, तो हमेशा उसकी अवहेलना कर सकता है, इसलिए मिथ्या साक्ष्य भी दे सकता है। इसलिए इसके साक्ष्य की क्या की जानी चाहिए, संपुष्टि की जानी चाहिए। तीसरा, उसके अभियोजन का पक्ष लेने की संभावना रहती है, क्योंकि सह अभियुक्त है तो वो हमेशा अभियोजन का पक्ष लेने की संभावना बनी रहती है। अपना तो बचाव करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो अभियोजन का पक्ष लेगा ताकि अभियोजन जीत जाए और वो बच जाए, क्योंकि उसको तो आश्वासन यही मिला हुआ है कि भाई तू साक्ष्य देगा तो तेरा बचाव हो सकता है, तो हमेशा वो क्या करेगा, अभियोजन का पक्ष लेने की संभावना बनी रहती है, ताकि अभियोजन द्वारा उसे क्षमा का वचन दे दिया गया होता है। अभियोजन कहता है कि तुझे हम माफ कर देंगे, तुझे तेरे अपराध से निकाल देंगे, तुझे बचा देंगे, तू तो उन तेरे साथ वालों के विरुद्ध साक्ष्य दे दे। तो ऐसे ऐसे लालच में आने की संभावना रहती है, बचने के लालच में, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य की क्या की जानी चाहिए, संपुष्टि की जानी चाहिए। तो इसलिए इसके साक्ष्य की संपुष्टि जरूरी होती है, आवश्यक होती है, ताकि वो किसी दूसरे पर दोष ना करे, अपने बचाव में झूठा साक्ष्य ना दे, और अभियोजन का शपथ ले सकता है, अभियोजन का वो पक्ष ले सकता है, इसलिए कि वो उसे उस अपराध में उसे बचा लिया जाए या उसे माफ कर दिया जाए। ठीक है, तो संपुष्टि की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया गया है। ये इसलिए भी दिया गया कि अपराधी उसका चरित्र ठीक नहीं होता, वो अपने बचने के लिए झूठा आरोप भी लगा सकता है, इसलिए हमेशा इसके साक्ष्य की क्या होनी चाहिए, संपुष्टि होनी चाहिए। परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि, ऐसे जो सह अपराधी है इसके साक्ष्य की संपुष्टि कैसे की जाएगी, तो इसके साक्ष्य की संपुष्टि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के द्वारा की जा सकती है, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के द्वारा। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के द्वारा संपुष्टि, यानी सह अपराधी, अपराध में तो सारे अभियुक्त थे ही वो, अब वहां कोई गवाह तो था नहीं, तो जब गवाह नहीं होगा तो फिर उसके साक्ष्य की संपुष्टि करेंगे कैसे। फिर परिस्थिति जन्य जो भी साक्ष्य है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, तो उसके आधार पर क्या की जाएगी, ऐसे सह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि की जाएगी। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसके आधार पर भी क्या की जा सकती है, प्रत्येक साक्ष्य हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि अभियुक्त कर रहे हो कोई अपराध, उस समय किसी ने देखा हो तो ही वो देखने वाले प्रत्येक साक्ष्य वही आकर के बयान देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर परिस्थिति जन्य कोई और साक्ष्य है तो उसके आधार पर भी सह अभियुक्त की साक्ष्य का क्या किया जा सकता है, संपुष्टि की जा सकती है।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? सह अपराधी सक्षम कब माना जाएगा, यानी सक्षमता उसका निर्धारण करने का क्राइटेरिया क्या है? तो सह अपराधी सक्षम गवाह तभी हो सकता है जब उस अपराध में उसका विचारण चल रहा हो और विचारण में वो साक्ष्य के रूप में शामिल होता है। सह अपराधी सक्षम गवाह तभी हो सकता है जब वह स्वयं उस केस में जिसमें उसका साक्ष्य अपेक्षित है विचारण में रहा हो। यानी उसका भी विचारण चल रहा था, फिर उसको आश्वासन दिया गया कि तू इधर आ जा और तू उनके खिलाफ बयान दे दे, हम तुझे बचा लेंगे, तुझे माफ कर देंगे। इस बचाव में इस वचन के आधार पर वो क्या करता है, अभियोजन की तरफ आ जाता है और उसका पक्ष लेता है और अभियुक्तों के विरुद्ध अपनी सहअपराधियों के विरुद्ध वो बयान करता है। तो अगर उसको विचारण में बराबर का भागीदार रहा है तभी वो सक्षम साक्षी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। गवाह सह अपराधी है, इस बात को साबित करने का भार किस पर है? तो गवाह सह अपराधी है, ये भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पर रहेगा, अभियोजन पर रहेगा, क्योंकि साक्ष्य सह अपराधी का है। इस तथ्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अभियोजन ये कहेगा कि ये जो साक्ष्य दे रहा है वो सह अपराधी दे रहा है, इसलिए ये साबित करने का भार किस पर होगा कि ये सह अपराधी है, अभियोजन पर इसका भार होगा। वो न्यायालय को ये बताए कि ये व्यक्ति सह अपराधी है, जिसको बाद में इस आश्वासन के आधार पर कि भाई उसे बचा लिया जाएगा, ये अभियुक्तों के विरुद्ध अपनी साथियों के विरुद्ध साक्ष्य देता है। ठीक है, तो ये आपका सह अपराधी। सह अपराधी के बारे में एक बात और है कि सह अपराधी के साक्ष्य को संदेहजनक क्यों माना जाता है? सह अपराधी का जो साक्ष्य है वो संदेहजनक क्यों होता है? तो सह अपराधी अपनी ही स्वीकृति पर अपराधी होता है, यानी वो खुद स्वीकार करता है कि मैं भी बराबर का हिस्सेदार था, मैं भी अपराधी था। तो वह अत्यंत नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, अपराधी होता है, तो वो ठीक तो होगा नहीं, तो वो भी क्या होगा, निकृष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है, जिसने अपने पूर्व के मित्रों और साथियों के साथ क्या करता है, केवल अपने बचाव के लिए धोखा करता है, उनको दगा देता है, भी खुद बचने के लिए अपने साथियों को फंसाना चाहता है। तो वो करेक्टरलेस तो आदमी हो गया, उसकी ईमानदारी पर तो कोई वो विचार किया ही नहीं जाएगा, वो हमेशा धोखे देने वाला व्यक्ति है, तो दगा करने वाला है। तो चाहे उसके साक्ष्य को शंका की दृष्टि से भी देखा जाए, उसको निर्णय का आधार मानने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। फिर कोर्ट को ये देखना चाहिए कि भाई हम किसकी साक्ष्य के आधार पर दोषी कर रहे हैं साथ वालों को। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि ये भी सह अपराधी था, ये अपने बचने के लिए अपने साथियों के विरुद्ध बयान दे रहा है, ये इनके साथ धोखा कर रहा है। इसलिए कोर्ट अगर इसके साक्ष्य के आधार पर आप इनके सहअभियुक्तों को अगर दोष सिद्ध करती है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, तब जाकर के क्या किया जाएगा, दोष सिद्धि की जाएगी, अदरवाइज सावधानी से काम किया जाएगा। तो इसके करेक्टर को लेके हमेशा संदेह बना रहता है। ठीक है, ये है आपका धारा 133 के तहत सह अपराधी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। साक्ष्यों की गिनती धारा 134 और बता देता हूं मैं साथ के साथ, फिर इसके आगे आएगी परीक्षाएं, वो परीक्षाएं अपन थोड़ा कल कर लेंगे, आज इतना ही करेंगे। धारा 134 साक्ष्यों की संख्या। किसी केस में कितने साक्षी हो, कई लोग कहते हैं ना भी एक ही गवाह लगा है यार, एक गवाह पर तो क्या इसको दोष सिद्ध करेगी कोर्ट, इसमें तो दो ही गवाह मिले हैं, कम से कम 10-12 गवाह तो होने चाहिए, मर्डर का केस है तो 20 गवाह तो होने चाहिए, ऐसी बातें चलती रहती है। तो ये धारा यही बात कहती है कि साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए किसी मामले में, साक्षियों की गवाहों की संख्या कितनी हो, इस बात के लिए धारा 134 ये प्रावधान करती है कि किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। फिर कौन से मामले में कितने साक्षी हो, ये कोई भी ऐसी संख्या जरूरी नहीं है कि उतने होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं।
एक व्यक्ति की साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति के आधार पर 302 के अपराधी को 302 में दंडित किया जा सकता है, और हो सकता है 20 साक्ष्यों के आधार पर भी उसको दोषी सिद्ध ना किया जाए। तो ये तो साक्ष्य पर डिपेंड करेगा कि उसकी साक्ष्य किस टाइप की है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या ये तो एक नंबर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साक्ष्य की वैल्यू क्या है, साक्ष्य की गुणवत्ता क्या है, वो चीज देखी जाएगी कि जो साक्षी ने साक्ष्य दिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पर दोषित किया जाता है, न कि साक्ष्यों की संख्या के आधार पर। ये नहीं है कि 20 केस में तो 50 साक्ष्य लग गए तो अब तो सजा होगी ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कोई ऐसी साक्ष्यों की विशेष संख्या ऐसी आवश्यक नहीं है। किसी भी केस में कितनी भी हो सकती है, एक साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्ध की जा सकती है, एक साक्षी को भी पर्याप्त माना जा सकता है। ठीक है। तो धारा 134 ये कहती है कि साक्ष्य कितना हो ये जरूरी नहीं है, एक भी है तब भी वो पर्याप्त माना जा सकता है। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है जिसमें 12 वर्ष की लड़की की हत्या के मामले में केवल एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह आई विटनेस के साक्ष्य के आधार पर उसको क्या किया गया, दोषित घोषित किया गया। तो एक भी अगर है तब भी उसके आधार पर भी क्या हो सकती है, दोषी साबित किया जा सकता है। ये संख्या नहीं देखी जाएगी भी कितने साक्षी है तो इसका सजा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो धारा 133 और 134 मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कभी कोई शंका लगे तो इस वीडियो को यूट्यूब पे फिर से देख लेना। अगर क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।